जी बच्चों, तो ये 30 MCQs हमने जो लेक्चर का पार्ट 1 था उसमें हमने मुकम्मल कर लिए थे। इसको मज़ीद बात को आगे बढ़ाते हैं। MCQ नंबर 31 देखिए, द फॉलिकल सेल आफ्टर रिलीज ऑफ एग आर मॉडिफाइड टू फॉर्म अ स्पेशल स्ट्रक्चर। ठीक है, आई एम रीडिंग द MCQ नंबर 31। ठीक है, इस पर बात हो रही है। तो फॉलिकल सेल जो होते हैं, ये जो फॉलिकल होता है जो ओवरी में डेवलप होता है, ओव्यूलेशन के बाद ये एक ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देता है, तो उसको कहते हैं कॉर्पस लूटियम। MCQ नंबर 32, हाउ डू ग्लैंड्यूलर सेल्स डिफर फ्रॉम नॉन ग्लैंड्यूलर सेल। देखिए, ग्लैंड्यूलर सेल्स वो होते हैं जिनसे कोई चीज़ सिक्रीट होती है, और नॉन ग्लैंड्यूलर सेल वो होते हैं जिनसे कोई चीज़ सिक्रीट नहीं होती। ठीक है, ग्लैंड्यूलर सेल कंटेन इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ DNA। ये ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट है। ग्लैंड्यूलर सेल कंटेन इंक्रीज अमाउंट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, और बहुत सारे ग्लैंड्यूलर सेल, सब में नहीं लेकिन बहुत सारे हमारी बॉडी के जो ग्लैंड्यूलर सेल्स हैं वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं। तो एंजाइम्स आप जानते हैं कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रीज को राइबोसोम्स कहा जाता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट है। 33, विच वन of the following type of bond is principally concerned in maintaining the alpha helix shape of secondary protein structure। तो राइट आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा जब प्रोटीन हमारी बॉडी में बनता है तो वो एक धागे की शक्ल में पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, और फिर वो जो चेन होती है वो स्पाइरली कॉइल्ड होती है। तो वो जो स्ट्रेट चेन है उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जब वो चेन स्पाइरली कॉइल्ड हो जाती है, यानी अगर मैं ये अमाइनो एसिड की अगर ऐसी स्ट्रेट चेन है तो ये अल्फा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। अच्छा, अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये चेन स्पाइरली कॉइल्ड हो जाती है। तो ये इसकी बात करें, स्पाइरली कॉइल्ड जो हो रही है, ये आपस में यहाँ पर कुछ कनेक्शंस पैदा होते हैं ना, जिसकी वजह से ये इस शक्ल में ये बरकरार हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। यहाँ पर जो कनेक्शंस होते हैं वो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए ये चेन जो है वो स्पाइरल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है। MCQ नंबर 34, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 3rd month ऑफ प्रेगनेंसी द ह्यूमन एम्ब्रियो इज कॉल्ड। 3rd month ऑफ प्रेगनेंसी के बाद ह्यूमन एम्ब्रियो को क्या कहा जाता है? फीटस कहते हैं उसको। ठीक है, MCQ नंबर 35, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के लिए कौन सा जुमला दुरुस्त नहीं है? ठीक है, क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। इट हैज़ 4 पायरन रिंग, वो भी मौजूद होता है। अच्छा, सी अभी ऑप्शन नहीं रीड नहीं कर रहा। ऑप्शन डी, इट हैज़ 4 पायरॉल रिंग। मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपके सामने बता दूं ताकि जिन बच्चों के जहनों में नहीं है वो भी इस बात को समझ लें कि देखो बेटा, बात यह है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में बीच में मैग्नीशियम होता है, इसके साथ 4 रिंग्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये रिंग्स होते हैं, इनको कहते हैं पायरॉल रिंग्स। 4 पायरॉल रिंग्स हैं। अगर मैं इनकी नंबरिंग कर दूं, ये पहला पायरॉल रिंग है, ये 2nd है, ये 3rd है, और ये 4th पायरॉल रिंग है। ठीक है, ये जो 3rd पायरॉल रिंग होता है इसके साथ अटैच होती है कार्बन और हाइड्रोजन की एक लॉन्ग चेन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की एक लॉन्ग चेन होती है। देखिए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं पोरफायरिन रिंग। इस पोरफायरिन रिंग में 2 चीज़ें, ये 4 पायरॉल रिंग्स हैं, ये 4 पायरॉल रिंग्स हैं,
ये 1 2 3 4 और बीच में मैग्नीशियम है। इस पूरे ऊपर के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पोरफायरिन रिंग या क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का ये हेड कहलाता है। अब इसके साथ ये लगी हुई है टेल हाइड्रोकार्बन्स की, C और H, ठीक है, C और H। यहाँ पर कार्बन की जो तादाद होती है वो होती है 20 और हाइड्रोजन की जो तादाद होती है वो होती है 39। तो इस चेन को कहते हैं फाइटॉल टेल, ये कहलाती है फाइटॉल टेल। तो देखो सारी बातें दुरुस्त हैं, फाइटॉल टेल वाली बात भी दुरुस्त है, लेकिन उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो तादाद है वो C20H39 होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है C10H19, तो इसलिए जुमला जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो यही पूछा था ना कौन सा स्टेटमेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के लिए सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ 36, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द फ्लूइड फिल्ड सैक अराउंड द एम्ब्रियो इज कॉल्ड। ठीक है, तो एम्ब्रियो के तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, एमनियन, उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है। MCQ नंबर 37, व्हाट डज अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में क्या पाया जाता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन ईच विद 1 अटैच्ड हीम पार्ट। ठीक है, तो ये जुमला जो है वो दुरुस्त है। ये बीच में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के हीम पार्ट होता है, ये हीम पार्ट है, और इसके अतराफ अटैच होती हैं 2 ऊपर वाली चेन्स होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन है, इन 2 ऊपर वाली चेन्स को अल्फा और नीचे वाली जो 2 चेन्स हैं उनको बीटा चेन्स कहा जाता है। एक एक अल्फा चेन 141 अमाइनो एसिड्स की बनी हुई होती है और एक एक बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो हीम पार्ट है, अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं हीम पार्ट, तो हीम पार्ट में बीच में होता है आयरन, अब कुछ देखिए जानी पहचानी बातें लगेंगी, और अतराफ में 4 पायरोल रिंग्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने क्लोरोफिल में पढ़ा था। ठीक है, ये पहला पायरोल रिंग, ये दूसरा पायरोल रिंग, ये तीसरा पायरोल रिंग और ये चौथा पायरोल रिंग। ठीक है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को वही पोरफायरिन रिंग कहा जाता है जो कि क्लोरोफिल में कहा गया था। और क्लोरोफिल, अब यहाँ पर क्या पोरफायरिन रिंग में क्या है, 4 पायरोल रिंग्स हैं और एक बीच में क्या मौजूद है, आयरन मौजूद है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज द हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये भी कभी कभार कंपैरिजन में आ जाता है कि क्लोरोफिल के अंदर भी पोरफायरिन रिंग होता है और हीमोग्लोबिन में भी पोरफायरिन रिंग होता है, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क होता है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर सेंटर में आयरन होता है हीमोग्लोबिन में, और क्लोरोफिल का जो पोरफायरिन रिंग होता है उसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस। MCQ नंबर 38, रेडियो एक्टिव कार्बन C14, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में रेडियो एक्टिव कार्बन इंसर्ट किया गया, C14 ये कार्बन है, ये आइसोटोप है कार्बन, ये एडेड टू अ सस्पेंशन ऑफ अ फोटोसिंथेसाइजिंग ग्रीन एल्गी, which compound will be labeled first with C14। ठीक है, अब मुझे बताइए कि फोटोसिंथेसिस में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ और किस तरह से दाखिल होती है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि मैं इसकी वजाहत करूँ आपके सामने। देखिए, आप सब जानते हैं कि जो कैल्विन साइकिल होती है बच्चों, जो कैल्विन साइकिल है इसमें कंपाउंड होता है, उसका नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, और ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, उसको हम PGA भी कहते हैं। अच्छा, हमारी बुक में इसका नाम एक और है, इसे ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट लिखा गया है। तो ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट कहेंगे तो G3P लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये इस मरहले पर ऐड होती है,
ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस मरहले पर ऐड होगी। तो ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन एक एंजाइम कैटेलाइज करता है। उस एंजाइम का नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रुबिस्को एंजाइम। ठीक है, तो अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि जो C14 वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो यहाँ पर ऐड हुआ, तो सबसे पहले ये C14 हमें कहाँ नजर आएगा? इस कंपाउंड में दिखेगा। तो इसका राइट आंसर G3P हो सकता था या PGA हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए ग्लूकोज पहला कंपाउंड पूछा है ना, ठीक है ना, विच कंपाउंड विल बी लेबल्ड फर्स्ट विथ C14। राइबोलोज बिसफॉस्फेट में तो ये है नहीं, वो आगे जो बनेगा उसके अंदर होगा ना ये, तो PGA इज द राइट आंसर। ठीक है, दिस विल बी द राइट आंसर। आगे देखते हैं, हाउ मेनी ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड टू फिक्स 12 कार्बन इन कैल्विन साइकिल। अच्छा, मैं दोबारा से उसी चीज पर वापस आऊंगा। ठीक है, हमारी बुक में लिखा हुआ है कि थ्री मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट के, ये इसको उसकी फुल फॉर्म है राइबोलोज बिसफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में ये जो PGA या G3P बने ना, इसके 6 मॉलिक्यूल्स हासिल होते हैं। देखिए होता ये है कि देखें ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट है ना, इसमें होते हैं 5 कार्बन ऐसे, ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, अब इसमें मैं कह रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ये CO2 है, ये RuBP है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट है। जब ये इसके साथ ऐड होगा तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना जमा हो जाएगा? आप कहेंगे 6 कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन, 6 कार्बन जमा हो गए, इस पर 5 थे, 1 कार्बन ये ले आया था। ठीक है, तो ये 6 कार्बन वाला अनस्टेबल कंपाउंड बनता है और बनने के बाद ये फौरन ही बीच से टूट जाता है। जब ये टूटेगा तो 3-3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड हासिल होंगे, और ये 3-3 कार्बन वाले दोनों कंपाउंड जो हैं इनको हम कहते हैं PGA भी कहते हैं, या इसको कहते हैं G3P, जो कि हमने यहाँ पर दिखाया। अब देखिए ये बात हुई कि एक राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ एक CO2 ने रिएक्ट किया तो ये 2 बन गए, 2 बने ना, ये 2 मॉलिक्यूल बने इसके। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भाई राइबोलोज बिसफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल हों, कार्बन डाइऑक्साइड के भी 3 मॉलिक्यूल हों, तो फिर ये इसके बनेंगे 6 मॉलिक्यूल्स, यानी ये दोनों CO2 और ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ये दोनों जमा होकर 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर राइबोलोज बिसफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद 2-2 होगी तो ये 4 बनेंगे, 3-3 होगी तो ये 6 बनेंगे। ठीक है, तो अब सवाल में हमारे पूछा गया था कि अब देखिए हमारे पास, अच्छा अब ये साइकिल हमारे बुक में इस अंदाज से बयान की गई है, यानी 3 कार्बन को फिक्स करने के लिहाज से कैलकुलेशन की गई है। ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है 3 कार्बन। अच्छा, बुक में लिखा हुआ है ये 3 कार्बन्स को फिक्स करने के लिए हमें जो टोटल ATP रिक्वायर्ड हैं वो हैं 9 ATP की ज़रूरत पड़ती है, और 6 NADPH की ज़रूरत पड़ती है। यानी 3 कार्बन के लिए, ये 3 कार्बन थे ना, ये जो ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड 3 दिखाई थी, इसके लिए ATP 9 चाहिए, NADPH 6 ज़रूरी है। ठीक है, अब हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि 12 कार्बन को फिक्स करने के लिए हमें कितने ATP की ज़रूरत पड़ेगी, ये बताना है मुझे, और कितने NADPH की ज़रूरत पड़ेगी ये हमें बताएंगे, दोनों बातें। 3 की का हिसाब किताब तो दिया हुआ है, 12 का नहीं दिया हुआ। तो देखो सबसे पहले इस तरह की जब भी कोई बात होती है तो हमें पहले 1 कार्बन का हिसाब निकालना होगा। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 9 ATP 6 NADPH, तो मैं 1 कार्बन का हिसाब निकाल रहा हूँ। 1 कार्बन के लिए ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? अगर मैं कहूँगा 1 कार्बन, तो 1 कार्बन के लिए 9 ATP है ना, 9 डिवाइडेड बाय ये 3। ठीक है, तो ये जवाब मेरे पास क्या आएगा? 3 ATP की ज़रूरत पड़ेगी। और NADPH 3 कार्बन के लिए 6 चाहिए,
एक कार्बन के लिए कितने चाहिए होंगे, 6 डिवाइडेड बाई 3। जैसे यहाँ 9 डिवाइडेड बाई 3 किया, ये 3 कहाँ से आया, ये वैल्यू है 3। 6 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 कहाँ से आया, वही 3 जो हमने पहले 9 से डिवाइड किया था, अब वो 6 से भी डिवाइड करेंगे। 3 2s आर 6 NADPH। यानी एक कार्बन को फिक्स करने के लिए अब हमें कितने ATP की जरूरत है, 3, और NADPH कितने चाहिए, 2। 3 कार्बन के लिए कितने चाहिए, 9 ATP चाहिए और 6 NADPH। अब मुझे चाहिए 12, तो 12 की कैलकुलेशन है, एक की कैलकुलेशन तो आगे ना 3 और ये 2, तो 12 की कैलकुलेशन के लिए दोनों वैल्यूज को, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 ATP एक कार्बन के लिए और 12 के लिए मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। 2 ATP 2 NADPH एक कार्बन के लिए, 12 कार्बन के लिए मल्टीप्लाई बाय 12। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2s आर 6 36 ATP, 12 2s आर 24 NADPH की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा राइट आंसर होगा। ATP चाहिए 36 और NADPH चाहिए 12। अब जरा हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। ये देखिए राइट आंसर कौन सा हुआ, 36 और 24 का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का, थोड़ा सा मुश्किल MCQ था। अच्छा, MCQ नंबर 40, what are the product of light dependent reaction of photosynthesis? फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी चीज़ें पैदा होती हैं, तो देखिए ऑक्सीजन पैदा होती है, ATP बनते हैं और NADPH रिड्यूस्ड हो जाता है। रिड्यूस होने का मतलब है NADP के साथ H लग जाए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाती है तो रिड्यूस्ड हो गया। तो ये ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। MCQ नंबर 41, एन एंजाइम कैटेलाइजेज अ केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द, एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, कैसे, ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, ये क्या करता है, लोअर कर देता है, यानी डिक्रीज कर देता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को। तो ये राइट आंसर की होगा। द टेबल शोज द मास ऑफ DNA इन सम सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अच्छा, किडनी के सेल में कह रहे हैं 6.6 पिकोग्राम DNA मौजूद है, लिवर सेल में 6.6 पिकोग्राम मौजूद है, और एक्स के अंदर कह रहे हैं कि 3.3। अच्छा, अब ये ज़रा देखें कि किडनी हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल है, लिवर सोमैटिक सेल है, दोनों में आप देख रहे हैं कि DNA की मकदार दोनों में बराबर है, ठीक है ना, बराबर होनी भी चाहिए, ठीक है, दोनों में जो बराबर है तादाद, ठीक है ना, ये तादाद ये तादाद, क्योंकि ये सोमैटिक सेल हैं दोनों। अच्छा, अब देखिए 6.6 का हाफ हो गया है ना, अब 6.6 का अगर हाफ कर दिया हमने तो ये हाफ तादाद किसके अंदर होगी, आप कहेंगे जो सेल मियोसिस के अमल से गुजरेगा। अब मुझे बताएं हमारी इन ऑप्शंस में वो कौन सा सेल है जो मियोसिस का प्रोडक्ट है, मियोसिस के नतीजे में बनता है, तो आप कहेंगे कि सर स्पर्म सेल होता है। तो इसका आंसर एग सेल भी हो सकता था, क्योंकि उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है, यानी DNA आधा होता है, ठीक है, तो ये इस लिहाज से राइट आंसर है। उसके बाद है MCQ नंबर 43, एन एंजाइम टायरोसिनेज एक्ट एज टायरोसिन टू कैटलाइज द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। मेलानिन क्या होता है, हमारी स्किन का कलर मेलानिन कहलाता है। मेलानिन इज फाउंड इन अवर स्किन, मेलानिन इज प्रेजेंट, ठीक है, ये हमारी स्किन के अंदर मौजूद होता है। मेलानिन हमारे हेयर में पाया जाता है और मेलानिन हमारी आईज में पाए जाने वाला कलर होता है, ठीक है। कह रहे हैं द एंजाइम विच कैन वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आइंस ओनली। अब ये कह रहे हैं कि जो एंजाइम है ना जिसका जिक्र यहाँ किया गया है, एंजाइम का नाम है टायरोसिनेज, ये कॉपर आइंस की मौजूदगी में ही काम कर सकता है, ठीक है। इन द गिवन केस कॉपर इज एक्टिंग एज अ और एन। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कॉपर का इस केमिकल रिएक्शन में, यानी मेलानिन की फॉर्मेशन में कॉपर का क्या रोल हुआ,
तो एंजाइम के लिए जो आइंस का रोल होता है ना, वो बेसिकली एक्टिवेटर्स कहलाते हैं। तो यहाँ एक्टिवेटर का ऑप्शन तो है नहीं, आप ऑप्शन किसका है, कोफैक्टर का। ध्यान में रखिएगा, कोफैक्टर में एक्टिवेटर्स भी आ जाते हैं, कोफैक्टर में को एंजाइम भी आ जाते हैं, और एक्टिवेटर में प्रोस्थेटिक ग्रुप भी आ जाता है। तो ये बेसिकली एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर का ऑप्शन होता तो हम वो अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन कोफैक्टर का ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है, ये राइट आंसर हुआ। 44 डैश रिड्यूसेस the surface tension in alveoli to avoid them to be collapsed। ठीक है, सरफेक्टेंट, ठीक है, एल्वेलाई की इंटरनल सरफेस जो है वो वेट होती है और उसके ऊपर एक लिक्विड की कोटिंग होती है जिसको सरफेक्टेंट कहा जाता है, और बुक पे लिखा हुआ है कि ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। अगर ये ना करे तो एल्वेलाई जो है वो कोलैप्स्ड हो जाएंगे। 45 डैश इज नॉट द की पॉइंट ऑफ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन। ध्यान में रखिएगा, दिस इज द की पॉइंट ऑफ द लेमार्क्स थ्योरी। ये लेमार्क्स थ्योरी का की पॉइंट जरूर है, लेकिन ये बाकी जो ऊपर 3 लिखे हुए हैं ये नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं डार्विन थ्योरी। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी थी, डार्विन ने। और ये यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन जो है ये लेमार्क्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से लिया गया। लेमार्क्स थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, लेमार्क्स थ्योरी को एक्वायर्ड कैरेक्टर थ्योरी कहा जाता है। प्लूरल मेम्ब्रेन्स आर फाउंड अराउंड द, प्लूरल मेम्ब्रेन पाई जाती है लंग्स के अराउंड। ठीक है, MCQ नंबर 47 दीज आर द फंक्शंस ऑफ ब्रेन। ठीक है, नंबर 1 है, ये एक ही है। ठीक है, इंटेलिजेंस, ठीक है, बैलेंसिंग, ब्रीथिंग, बॉडी टेम्परेचर। अब आपको ये बताना विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल दीज फंक्शंस। ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो बी है, यानी जो 1 है इंटेलिजेंस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। बैलेंसिंग का काम सेरिबेलम करता है। ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बाय हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ऑप्शन बी वाला ये सही। 48 डैश एक्ट एज अ बफर इन अ सेल। बफर कहते हैं जो पीएच को मेंटेन करे। ठीक है, बफर मींस पीएच को मेंटेन करने वाला कोई भी एजेंट। सेल के अंदर जो बफर होता है वो किसे कहते हैं, वाटर को कहते हैं। ठीक है, बफर से एक जुमला और मेरे जहन में आया कि डैश आर कॉल्ड द इन्वायरमेंटल बफर। इन्वायरमेंटल बफर किसे कहते हैं, यानी इन्वायरमेंट की पीएच को मेंटेन करने वाला कौन सा एजेंट है, तो आप कहेंगे फॉरेस्ट या ट्रीज आर द इन्वायरमेंटल बफर। इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैप्चर करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना ये एसिडिक नेचर की होती है। अगर एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग तो होता ही होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से हमारे एटमॉस्फेयर की हवा की पीएच जो है वो एसिडिक होना शुरू हो जाती है, उसके अलग नुकसान आते हैं। तो इन्वायरमेंटल बफर दरख्तों को या पौधों को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, ये बात निकल आई तो मैंने कहा ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है।